संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 4, संविधान सभा की समितियां। दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियों का गठन किया था। सबसे पहले बात करते हैं उन 8 बड़ी समितियों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। सबसे पहला, संघ शक्ति समिति। दोस्तों, एक संघ की शक्ति किस प्रकार हमेशा के लिए बनी रह सकती है? ऐसा तो तभी मुमकिन है जब उस संघ से कोई बाहर न जाए। तो यहाँ पर हमारा बाहर से बना वाहड़, और उस वाहड़ से हमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष का नाम पता चल गया, यानी जवाहरलाल नेहरू। और अगला है संघीय संविधान समिति, और इसी से मिलता जुलता तीसरा नंबर, प्रांतीय संविधान समिति। दोस्तों, इन दोनों का उत्तर जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हम लोग इसके उत्तर तक पहुँचेंगे। और हाँ, इस कहानी को आपको हमेशा के लिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने इस कहानी को पूरी तरह सुन लिया तो आपका उत्तर आपके माइंड में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में बरसात न होने के कारण फसल काफ़ी कम पैदा हुई, जिससे गांव का मुखिया काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसने लोगों की सभा बुलाई और फिर उस सभा में मौजूद सभी लोगों से ये आग्रह किया कि आप सभी लोग आज से हर दिन मात्र एक बार भोजन करेंगे, जिससे कि हम सभी लोग गांव में किसी बड़ी आपदा को आने से रोक सकेंगे। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि मुखिया ने तो अपनी बात कह दी, क्या गांव का हर एक घर का हर एक इंसान इस बात को मानेगा, हाँ या नहीं? ये आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब उस गांव के जवान लोगों ने देखा कि पानी की कमी से उसके गांव में ये समस्या आई है, तो उन सभी जवान लोगों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया और फिर उस संघ के सभी लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। दोस्तों, अब इस कहानी में हम लोग कुछ पॉइंट को बाहर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है संघीय संविधान समिति, जिसमें कि है संघ, और संघ का निर्माण किन लोगों ने किया था? जवान लोगों ने, जिससे कि हमारा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम निकल कर आया, जवाहरलाल नेहरू। अगर आप जवाहर में देखेंगे तो जवा यानी जवान लिखा हुआ है। अब चलिए तीसरे पे आते हैं, प्रांतीय संविधान समिति। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि गांव के हर एक घर का हर एक इंसान इस नियम का पालन करेगा। दोस्तों, ऐसा तो तभी मुमकिन है जब उस घर का मुख्य सदस्य, जो कि उस घर का सरदार हो या मुखिया हो, कुछ भी कह लें, जब तक वो नहीं पूरे घर में अनाउंस करेगा कि चलो हम लोग भी इस नियम का पालन करते हैं और पूरे दिन में एक बार मात्र खाना खाएंगे। तो यहाँ पर इस घर का मुखिया, और इस घर को मान लेते हैं प्रांत, जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रांत है। तो यहाँ पर इस घर को इस गांव का एक प्रांत मान लेते हैं, और गांव को माने हैं हम संघ। तो इस घर को हम लोग मान लेते हैं प्रांत, और इस प्रांत में अपने नियम को किसने लागू किया? गांव के मुखिया ने तो नहीं किया, इस घर के सरदार ने किया। तो इससे हमारा आंसर निकल कर आया प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चौथा है प्रारूप समिति। तो दोस्तों, इसका उत्तर बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक की आवश्यकता है। इसका सीधा सीधा आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब पांचवा है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। सीधे शब्दों में कहें तो परामर्शदाता समिति। दोस्तों, यहाँ पर परामर्श, अब परामर्श मान लीजिए आपके घर में, ठीक है, आप अपने घर में किससे परामर्श लेंगे? जो सबसे हेड हो या फिर जिसके पास नॉलेज अधिक हो। यहाँ पर सबसे हेड हो गया आपका घर का मुख्य, यानी मुखिया या फिर सरदार। तो यहाँ पर आपका वर्ड आया सरदार, तो इससे हमारा बना सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसी समिति में, ये जो परामर्शदाता समिति है, इसी में 5 उप समितियाँ भी थी। तो उन समितियों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला है मौलिक अधिकार उप समिति। दोस्तों, यहाँ पर मौलिक अधिकार को चलिए हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हो गया मौलिक को बना दिया मालिक, और अधिकार को बना दिया अधिक। तो मालिक से यानी भगवान से अधिक हम लोग क्या मांगेंगे? भगवान से भगवान की कृपा मांगेंगे कि भगवान हम पर कृपा करें। तो यहाँ पर कृपा से बना कृपलानी, तो इसका आंसर हुआ JB कृपलानी। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। दोस्तों, अल्पसंख्यक, आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब अल्पसंख्यकों को काफ़ी दबा कर रखा जाता था। एक तरीके से कहें तो उनके मुख पर ताला लगा दिया जाता था, और यहाँ पर मुख से बना मुखर्जी, जिससे कि हमारा उत्तर आया अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। तीसरा, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, तो यहाँ पर बात है स्पेशली असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। दोस्तों, ऐसा ही एक
मिलता जुलता प्रश्न और भी है। चौथा नंबर, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले वाले में है असम को छोड़कर और दूसरे वाले में है असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति। दोस्तों पहले मैं तीसरे नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है असम को छोड़कर, अब असम में मिलती है चाय, तो चाय को क्या करना चाहिए, चाय को पीना चाहिए। तो यहाँ पर पीना, देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इस गोपीनाथ के नाम में आ रहा है पीना, तो जिससे हमारा बना गोपीनाथ बोरदोलोई। दोस्तों मैं ऐसा आपको रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन में आपको बस रिलेट करना है क्वेश्चन से, जिससे कि आपका उत्तर तक पहुँचने की सटीकता बढ़ जाए। चलिए अब चौथे नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा। सिंचित एक तरीके से कहें तो मतलब सींची गई भूमि। तो सींची गई भूमि, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर ट्रैक्टर चलता है, तो ट्रैक्टर से मिलता जुलता वर्ड है ठक्कर। देखिए अगर आप ट्रैक्टर ठक्कर ऐसा मैचिंग करिएगा तो मतलब मैच हो जाएगा, तो जिससे कि हमारा आंसर आया एवी ठक्कर। अब उसके बाद है पांचवा नंबर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष के बारे में किसी भी पुस्तक या फिर नेट पर मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे इस समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल को टिक कर देना है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आंसर कर देना है। इसके बाद हम लोग वापस लौट आते हैं समितियों पर, जो बड़ी समितियां थी। ये हम लोग उप समितियों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि परामर्शदाता समिति के अंदर 5 थे। अब बात करते हैं छठी समिति के बारे में, जो कि है प्रक्रिया नियम समिति। दोस्तों प्रक्रिया, अब किसी भी राज्य में, ठीक है हम लोग चलिए पुराने जमाने में थोड़ा जाते हैं, तो किसी भी राज्य में कौन सी प्रक्रिया या कौन सा नियम होगा, ये किसके आधार पर तय किया जाता था, राजा के आधार पर। राजा जो कहते थे वही नियम होता था। तो यहाँ पर राजा से बना हमारा राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 7वां नंबर, राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों से समझौता करने वाली। अब दोस्तों राज्यों से समझौता क्यों किया गया, राज्यों से समझौता इसलिए किया गया ताकि हर हाल में, ठीक है ना, हर हाल में शांति रहे। अब हर हाल से बना हरलाल, तो इससे हमारा उत्तर निकला राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देखिए हरलाल यानी हर हाल, मैचिंग वर्ड है। अब उसके बाद है आठवां है संचालन समिति। दोस्तों संचालन, एक राज्य का संचालन कौन करेगा, तो राजा ही करेगा, तो उससे इसका आंसर निकला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात कर लेते हैं मुख्य छोटी समितियों के बारे में। सबसे पहला है वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति। दोस्तों वित्त यानी फाइनेंस, यानी यहाँ पर धन का मामला आया है, और फिर उसके बाद है कर्मचारी यानी स्टाफ। दोस्तों एक राज्य में वित्त और कर्मचारी को कंट्रोल करने की पावर किसके पास होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये राजा के पास होती है, जिससे कि हमारा उत्तर आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति। दोस्तों प्रत्यायक शब्द विश्वास शब्द से जुड़ा हुआ है। अब विश्वास की बात है तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे भगवान यानी कृष्ण पर विश्वास है, हर एक को अपने अपने भगवान पर विश्वास है, जैसे किसी मुस्लिम को अल्लाह पर विश्वास है। तो इससे हमारा प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष का नाम निकल कर आया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए अगर आप यहाँ देखें अल्लाह में, तो यहाँ अल्लाह लिखा हुआ है और फिर उसके बाद कृष्ण स्वामी यानी कृष्णा लिखा हुआ है। तीसरा नंबर सदन समिति। दोस्तों सदन को हम लोग एक तरीके से पर्यायवाची शब्द कहें तो घर भी कह सकते हैं। अब घर में कौन है, तो घर में है हमारी मैया, और इसी से हमारा बना वी पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैया लिखा हुआ है। अब चौथा है कार्य संचालन समिति। दोस्तों एक ठेकेदार काम लेकर अपने मुंशी को उस काम के संचालन की जिम्मेदारी सौंप कर बस आराम से रहता है, तो यहाँ पर कार्य संचालन की जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई है, मुंशी के ऊपर, तो इससे हमारा बना डॉक्टर के.एम. मुंशी। इसके बाद 5वां है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। दोस्तों एक राज्य में राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, ये सभी चीज इसके अनुसार किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी राजा के अनुसार किया जाएगा, तो यहाँ से हमारा बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उसके बाद 6वां नंबर है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। दोस्तों अब संविधान सभा के कार्यों, अब यहाँ पर बात आया कार्यों का। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 4वां नंबर में देखें तो यहाँ कार्य लिखा हुआ है, यानी कोई नॉर्मल सा एक कार्य को, मतलब एग्जाम्पल के तौर मानते हैं कि एक कार्य है, लेकिन यहाँ पर है कार्यों, तो बहुत सारे कार्यों के बारे में बात हो रही है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक ना। तो इस कार्य में क्या लगेगा, बल लगेगा, क्या लगेगा, बल, तो बल से बना वल, और वल से बना हमारा इसका उत्तर संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष का नाम जे.बी. मावलंकर। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति। दोस्तों न्यायालय, यहाँ पर लोगों को न्याय मिलती है। कुछ लोगों के लिए न्यायालय एक वरदान है और कुछ लोगों के लिए ये वरदान नहीं है।
तो वरदान से हमारा बना एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद 8वां नंबर मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। इसके आंसर के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ऐसे याद रखना होगा, बी पट्टाभी सिद्धारमैया। अब आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, जो कि संविधान सभा के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। दोस्तों अब देखिए, हमारे पास वित्त का कंट्रोल किसके पास था? राजा के पास। अब राजा, और अभी के ज़माने में अगर आ जाए तो ये सरकार के पास है, ठीक है ना, सरकार के पास है। और सरकार इस वित्त को यानी पैसे को किसके लिए खर्च करेगी? तो वो जन के लिए खर्च करेगी, यानी जनता के लिए खर्च करेगी। तो जिससे कि हमारा उत्तर बना नलिनी रंजन सरकार। रंजन में देखिए जन है और सरकार तो यहाँ है ही। और ये भी सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर, जो कि है भाषाई प्रांत आयोग। दोस्तों भाषा, यहाँ पर बात आई भाषा की, जैसे लैंग्वेज। तो चलिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने में डर लगता है, वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हाँ बोलते भी हैं तो अकेले में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को डर लगता है इंग्लिश बोलने में, और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है यानी भाषा है। तो इससे हमारा उत्तर आया एस के डार। डार में देखिए तो यहाँ डर छुपा हुआ है, और ये भी सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं 11वें नंबर, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। दोस्तों आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जिस किसी ने भी ये जांच की होगी वो किसी न किसी के प्रति जवाबदेही होगा। अब यहाँ जवाब को हम लोग अगर ध्यान दें तो इससे हमारा जवाब ऐसा रिलेटेड है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है प्रेस दीर्घा समिति। दोस्तों प्रेस यानी इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि मतलब प्रेस यानी मैंने अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए धोबी के पास दिया, और जब मैंने उसके पास देखा कि कौन सा आयरन वो यूज कर रहा है तो मैंने देखा कि वो उषा का आयरन यूज कर रहा है। उषा एक कंपनी है, USHA। तो यहाँ से हमारा आंसर निकला उषा नाथ सेन, यानी प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन। और अब बात करते हैं 13वां नंबर, नागरिकता पर तदर्थ समिति। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा ख्वाब देखते हैं कि काश वो अमेरिका, लंदन यानी वो बाहर के देशों में जाकर वहाँ की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत से पापड़ भी बेलते हैं। और जब उन लोगों को वहाँ की नागरिकता मिल जाती है तो उन लोगों को एक तरीके से कहें तो वरदान मिल जाता है। तो यहाँ पर वरदान से बना एस वरदाचारी। और जैसा कि आपको पता है कि ये सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन ये नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो का अंत नहीं है दोस्तों। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। दोस्तों इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रारूप यानी मॉडल, ठीक है, एक तरीके से कहें तो फॉर्मेट। समिति में 7 सदस्य थे जिनके नाम मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। चलिए वो ट्रिक है, गोपाल टीटी और माधव मुंशी सारे मोह छोड़कर कृष्ण स्वामी की भक्ति करने लगे। तो चलिए अब इस ट्रिक से इनके नामों तक पहुंचा जाए। दोस्तों सबसे पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पहला गोपाल, तो गोपाल से बना एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद है टीटी, तो टीटी से बना हमारा टीटी कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इस समिति से जुड़े थे। फिर उसके बाद है माधव, माधव से हमारा बना एन माधव राव, जो कि BL मित्र की जगह पर प्रारूप समिति से जुड़े क्योंकि BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद है मुंशी, मुंशी से हमारा बना डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद है मोह से बना सैयद मोहम्मद सौदुल्ला। के बाद है हमारा लास्ट कृष्ण स्वामी, तो कृष्ण स्वामी से बना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों अब प्रारूप समिति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं कि फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था, यानी 8 महीने का समय दिया गया था। अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसे लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर 6 माह से भी कम समय में बनाया गया था, और इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई। अब अगला टॉपिक है संविधान का प्रभाव में आना, भाग 5, जो कि जल्द ही इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
धन्यवाद।